ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कक्षा बीए तृतीय वर्ष विषय ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। उस पर हम उसमें एक द्वितीय प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह, उसमें संकलित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा विरचित निबंध भारतीय साहित्य की एकता, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और हम जिस विषय पर, जिस कंटेंट पर आज चर्चा करेंगे यह कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में ये कंटेंट, ये विषय वस्तु सम्मिलित है। तो आज हमारा चर्चा का जो बिंदु है वो इस प्रकार है, प्रस्तुत वीडियो में इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले हम निबंध का लेखक है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, उसका व्यक्तित्व कृतित्व या इनका जीवन परिचय, और उसके उपरांत प्रस्तुत निबंध है भारतीय साहित्य की एकता शीर्षक विषयक निबंध है। उसका मूल प्रतिपाद्य या उसका सारांश पर चर्चा करेंगे और तदुपरांत तत्पश्चात हम इस निबंध में जो व्याख्या की दृष्टि से या यूँ कहें कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो इस प्रकार हम प्रस्तुत निबंध का अध्ययन करेंगे। बीए तृतीय वर्ष में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं जिन्होंने या जो छात्राएं बीए तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हैं और हिंदी साहित्य ऐच्छिक विषय में पढ़ रही हैं, वो छात्राएं हैं, कृपया करके प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका गौर से अवलोकन करें। तत्पश्चात वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो पहले हम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जीवन परिचय या व्यक्तित्व कृतित्व उससे मुखातिब होते हैं, उससे परिचित होते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी गद्य धारा के या गद्य का साहित्य के जाने माने साहित्यकार रहे हैं। उनका जन्म सन 1906 में और देहांत 1967 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को जो उत्कर्ष प्रदान किया और उसे निखारने में सामान्य का कार्य जिन साहित्यकारों ने किया, उनमें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नाम अग्रणी है, सबसे पहले लिया जाएगा। अपनी मौलिक उद्भावनाओं के कारण आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सच्चे अर्थों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। उन्होंने शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया, किंतु उन्होंने उसका अंधानुकरण कदापि नहीं किया है कि अंधानुकरण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया और उसका उन्होंने समर्थन कर दिया। नहीं, जो बात गलत है उसकी उन्होंने आलोचना की है और त्रुटि को सुधारा है। यही नहीं, उन्होंने शुक्ल जी की कमियों को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया और अपनी मान्यताओं व निष्ठाओं को पूरी सतर्कता व निष्ठा के साथ सामने रखा। कहीं कहीं तो उन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं को स्पष्ट रूप से विरोध भी किया, किंतु इतना होने पर भी वाजपेयी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पूरक आलोचक रहे हैं। छायावाद, प्रेमचंद, निराला इत्यादि पर वाजपेयी जी का दृष्टिकोण शुक्ल जी से सर्वदा भिन्न था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में लिखा है। अपने मौलिक दृष्टिकोण, नव्यतर समीक्षात्मक मान, तलस्पर्शी दृष्टि, मार्मिक व्याख्या के कारण वे हिंदी के मूर्धन्य आलोचकों में गिने जाते हैं। ये कोटेशन, ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सागर विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य और बाद में कुलपति के पद पर रहे। उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध दैनिक भारत का संपादन भी किया। भारत नामक एक साहित्यिक पत्रिका थी, एक पत्र था, उसका उन्होंने संपादन कार्य बड़ी निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ किया था। अपने संपादन काल के दौरान उन्होंने आधुनिक साहित्यकारों पर खूब आलेख लिखे, शोध पत्र लिखे। उन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा में सूर सागर का संपादन किया तथा प्रेमचंद शीर्षक से एक स्वतंत्र पुस्तक की भी रचना की थी। उनके समीक्षात्मक आलेख हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद इत्यादि में संकलित है। इसके साथ ही उनकी आधुनिक हिंदी आलोचना की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। उन्होंने हिंदी आलोचना को सर्वथा नूतन दृष्टि प्रदान की थी। वाजपेयी जी के निबंध भारतीय इतिहास, परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, दर्शन और जीवन के विविध विषयों को लेकर लिखे गए हैं। यानी इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, लोक कला इत्यादि जीवंत हो उठी है। उनके निबंधों में गंभीर चिंतन, मौलिक सोच, चिंतन की गहनता, सपाट बयानी, विषय पर मजबूत पकड़ और विस्तृत दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। अपने मत को सिद्ध करने के लिए वे आवश्यकता के अनुसार उदाहरण भी देते हैं। कहीं कहीं उनके निबंधों में खंडन और मंडन की प्रवृत्ति भी मिल जाती है। किसी चीज़ का वो खंडन करते हैं, आलोचना करते हैं, और जो चीज़ अच्छी लगती है उनका वो मंडन करते हैं, उनका समर्थन कर देते हैं। कई बार वे तुलना करके अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, यानी तुलनात्मक आलोचना करते हैं। उनका यह गद्यांश देखिए, एक गद्यांश उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं। कहा जा सकता है कि आज की स्थिति में भारतीय साहित्य की एकता की ही बात क्यों सोची जाए? क्या हम संसार के दूसरे देशों के साहित्य से संपर्क नहीं रखते, अथवा क्या आवश्यकतानुसार उनका उपयोग नहीं करते? क्या विश्व भर के साहित्य की एक इकाई नहीं है? इन प्रश्नों का उत्तर दो दृष्टियों से देना होगा। एक तो यह है कि भारतीय समाज की एक विशेष सत्ता है, सामाजिक विकास क्रम में वह एक निश्चित स्थिति पर पहुंचा हुआ है तथा उसके दार्शनिक और सांस्कृतिक आदर्श वे ही हैं जो किसी अन्य देश के हैं। इन कारणों से भारतीय साहित्यकार अन्य देशों की कृतियों का अनुशीलन करते हुए भी उन्हें उस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकते जिस प्रकार वे अपने देश की विभिन्न साहित्यिक कृतियों को ग्रहण करते हैं। वाजपेयी जी के निबंधों में विचारात्मक, वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग मिलता है। इन्होंने इन शैलियों का ज़्यादा प्रयोग किया है, विचारात्मक, वर्णनात्मक। वे प्रत्येक तथ्य को बड़ी दृढ़ता से उजागर करते हैं। कहीं कहीं उनके निबंधों में व्यंग और हास्य का पुट भी मिल जाता है, जिसके कारण वे गूढ़ से गूढ़ प्रश्नों को भी सरलता से कहे जाते हैं। कहीं कहीं उनकी वाक्य योजना लंबी अवश्य हो गई है, किंतु ऐसा वहीं हुआ है जहां वे दर्शन से भरी बात कहते हैं। इतिहास के तथ्यों को एकत्रित करके अपनी बात को पुष्ट करना भी उनके निबंधों में देखा जा सकता है। वे प्राचीन ग्रंथों के उद्धरण देते हुए ग्रीक रोमन काल के ग्रंथों से उनकी तुलना करते हुए वर्तमान परिवेश के साथ और दर्शन को लेकर अपनी बात सहज ढंग से कहे जाते हैं। उनके निबंधों में सब चैन नपा तुला है।
जिनमें से वाक्य या तो शब्द को हटा पाना भी मुश्किल, वाक्य तो दूर शब्द को भी हटा पाना मुश्किल हो जाता है। उनके निबंधों के विषय में उनकी प्रखर मेधा, गंभीर सोच और संस्कृति के गंभीर पारखी के रूप में रहे हैं। तो ये संक्षिप्त इनका व्यक्तित्व और कृतित्व था या जीवन परिचय है। अब हम इनका जो निबंध है भारतीय साहित्य की एकता, उसका मूल प्रतिपाद्य या उसका सारांश है, उसकी हम चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा निबंध है इनका। नंदुलारे वाजपेयी अच्छे समीक्षक रहे हैं। तो हमारा अगला जो बिंदु है चर्चा का विषय, वो भारतीय साहित्य की एकता निबंध का मूल भाव या निबंध का जो मूल प्रतिपाद्य है उस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय साहित्य की एकता आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का एक श्रेष्ठ निबंध है, जिसमें उन्होंने भारतीय साहित्य की मूलभूत जो शक्ति है, इसकी एकता के महत्व को प्रतिपादित किया है। लेखक ने बताया कि भारत का साहित्यकार चाहे किसी भी प्रांत का क्यों न रहा हो और वह किसी भी भाषा में साहित्य सृजन क्यों न करता रहा हो, उसका संपूर्ण देश में समान रूप से या संपूर्ण देश में सम्मान हुआ है। इस देश की विभिन्न भाषाओं की रचनाओं ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति की एकता के आदर्शों को स्थापित किया है। ये भारतीय संस्कृति की कालजयी एकता है, विविधता में एकता। यही कारण है कि यह देश हमेशा अटूट बना रहा है। इस प्रवृत्ति के दो कारण हैं। एक, भारतीय समाज की विशेष सत्ता रही है। सामाजिक विकास क्रम में यह एक निश्चित स्थिति पर पहुंचा हुआ है। दूसरे, इसके सांस्कृतिक व दार्शनिक आदर्श वही रहे हैं जो कि किसी अन्य देश के रहे हैं। तो इसकी बहुत ही अच्छी विरासत है, अच्छी कालजयी संस्कृति है। इन कारणों से भारतीय साहित्यकार अन्य देशों की कृतियों का अनुशीलन करते हुए भी उन्हें इस प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकते जिस प्रकार से वे अपने देश की विभिन्न साहित्य कृतियों को ग्रहण करते हैं। यानी दूसरे देशों की जो साहित्य कृतियाँ हैं उनको ग्रहण करने में वो पूर्ण रूप से उनकी समीक्षा करते हैं, तब जाकर के कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। यदि देश के प्राचीन साहित्य को देखा जाए तो उसमें एक मूलभूत एकता परिलक्षित होती है। इसका एक बड़ा प्रमाण यह है कि हमारे कतिपय महान साहित्यकारों के जन्म स्थान का पता न होने पर भी समस्त प्रांतों में उनका प्रचलन रहा है। वाल्मीकि और कालिदास ऐसे ही महान साहित्यकार रहे हैं जो कि संपूर्ण देश में पूजनीय रहे हैं। संपूर्ण देश में इन दोनों साहित्यकारों का, चाहे वो वाल्मीकि हो या कालिदास हो, संपूर्ण भारत में इनका आदर्श के साथ में नाम लिया जाता है और सभी लोग इनको जानते हैं क्योंकि इन्होंने कालजयी कृतियों का सृजन किया है, रामायण और महाभारत का। हमारे देश में विविधता में एकता की प्रवृत्ति चिरकाल से ही रही है। ये कालजयी विशेषता है। वैदिक साहित्य द्वारा संपूर्ण देश में धार्मिक भावना, एक सी यज्ञ पद्धति और एक सा दार्शनिक आधार प्रतिष्ठित किया गया है। दक्षिण में वाल्मीकि रामायण का प्रसार उत्तर भारत से कम नहीं रहा है। कालिदास और भवभूति भारतीय वैभव युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं
और दोनों के संपूर्ण प्रदेय योगदान भारतीय वस्तु रहे हैं, जो किसी प्रदेश के उत्तराधिकारी नहीं है। जयदेव के गीतों ने भारतीय साहित्य को माधुर्य से भर दिया है। उन्हीं के बाद लोक भाषाएं अपने साहित्य को समृद्ध करने लगी। बंगाल में चंडीदास, मिथिला में यानी बिहार में विद्यापति, उत्तर भारत में कबीर, तुलसी और सूरदास जी, महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, गुजरात में नरसिंह मेहता और राजस्थान में मीराबाई के पदों की परंपरा संपूर्ण देश में मंदाकिनी बनकर फैली है। सभी कवि व संतों की प्रेरणाएं प्राय एक सी रही है। तो कहने का तात्पर्य, और कबीर के बारे में तो बहुत अच्छा लिखा गया है कि भक्ति दरबार में उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नवखंड। यानी भक्ति का आंदोलन है, उसको दक्षिण में इसका उदय हुआ था और उसका उत्तर में कौन लाए थे? रामानंद जी लाए थे। और इसका संपूर्ण देश में प्रचार प्रसार किसने किया था? कबीरदास जी ने। तो ये भारतीय संस्कृति की कालजयी शाश्वत विशेषता है। उन्नति और विकास अथवा प्रौढ़ता और परिपुष्टता के युगों में ही नहीं, ह्रास व अवरोध के युगों में भी भारतीय साहित्य अपनी एकता का लक्ष्य देता रहा है। अहम योगदान रहा है। भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में भारतीय साहित्य का अमूल्य योगदान रहा है। देश की यूनिटी के लिए रीतिकालीन काव्य, जिसकी प्रेरणा मुसलमानी साम्राज्य और फारसी साहित्य की परिस्थितियों से उत्पन्न हुई, वह भी किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। दरबारी कवियों का काव्य भी देश के विभिन्न प्रांतों में तैयार हुआ। चित्रकला व संगीत कला के क्षेत्र में भी संपूर्ण देश में समान प्रगति हुई, समान रूप से विकास हुआ। हिंदी के कवि भूषण ने दक्षिण के सम्राट शिवाजी की महिमा का गान किया। इसी प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल के कवि ब्रज भाषा में कृष्ण लीलाओं का गुणगान करते रहे। प्रादेशिक भिन्नता का भाव इस देश की संस्कृति में कदापि विद्यमान नहीं रहा था। ब्रिटिश शासन काल में हमारे देश पर जो प्रभाव पड़े, उसकी जो प्रतिक्रिया साहित्यिक निर्माण में देखी गई, वह भी विलक्षण रूप से समान थी। वस्तुतः भारतीय जनता अपने ऐतिहासिक जीवन में बराबर देखती आई है कि साहित्य देश को विभाजित करने का साधन कभी नहीं रहा है। यह सदैव उसे संयोजित और संगठित करने का माध्यम ही रहा है। काव्य विविधता में अंतर्निहित एकता इस देश की संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। हमारा प्राचीन साहित्य का विकास इसका निर्देशक रहा है। भविष्य में भी यही एकता प्रतिष्ठित होगी और स्थिर होकर रहेगी। इतिहास भी यही संकेत करता है कि जब कभी भी हमारे देश में भाषा और साहित्य की संयोजक शक्ति कम हुई तथा पृथकता व विदेशी प्रभावों का प्राबल्य हुआ, तब राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में संकट आया है और हमें राष्ट्रीय दुर्दन देखने पड़े। उस समय भारतीय साहित्य में एकता का आदर सदैव हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए अच्छे प्रेरणा स्रोत रहा है और रहना भी चाहिए। तो ये इस निबंध का भारतीय साहित्य की एकता निबंध है, उसका ये सारांश है या इसका मूल भाव या मूल प्रतिपाद्य है। अब हम अगला हमारा जो चर्चा का विषय है, चर्चा का बिंदु है, वो भारतीय साहित्य की एकता नामक जो निबंध है, उसके व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य या महत्वपूर्ण या प्रमुख जो गद्यांश है जो परीक्षा में आ सकते हैं, उन गद्यांशों की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे और उनका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहला हम जो गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य, उसके आधार पर इस गद्यांश का विवेचन विश्लेषण करेंगे।
तो पहला जो गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं। यदि हम आज की हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती अथवा दक्षिणी भाषाओं के साहित्य को देखें तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर भी दिखेगा, परंतु सार रूप में प्रवृत्तियां प्राय एक सी ही पाई जाती हैं। विभिन्न देशों और जनपदों की सांस्कृतिक विशेषताओं की छाप इन साहित्यों में प्राप्त होती हैं, जो स्वाभाविक हैं। साहित्य के विविध रूपों में से किसी भाषा में किसी रूप की विशेषता भी मिलती है। उदाहरण के लिए आज के मराठी साहित्य में नाटकों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी है। वैयक्तिक निबंध भी उनके यहाँ अधिक परिणाम में लिखे जा रहे हैं। यह उनकी प्रासंगिक विशेषता है। इसी प्रकार विभिन्न के भीतर एक मूलभूत एकता है, जिसे हम भारतीय साहित्य की एकता कह सकते हैं। अब हम प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं या संदर्भ को निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित या लिखित निबंध भारतीय साहित्य की एकता शीर्षक निबंध से उद्धृत है या लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं, जो कि व्याख्या का दूसरा सोपान है। प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में भारतीय साहित्य की मूलभूत शक्ति, उसकी एकता के महत्व का प्रतिपादन करते हुए विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक विशेषताओं की छाप इन साहित्यों में पाई जाती है, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। अब हम इसका भावार्थ या इसका सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी भारतीय साहित्य की मूलभूत शक्ति, उसकी एकता के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भारतीय साहित्य की एकता की चर्चा करते हैं, तब हमारा आज से भारतवर्ष की विभिन्न भाषाओं की साहित्य सम आश्रयता से होता है कि भारतीय साहित्य को समान रूप से सभी जगह आश्रय मिला हुआ है। यानी गुजराती साहित्य को राजस्थान में, या दक्षिणी साहित्य को उत्तर भारत में, या पूर्व के साहित्य को पश्चिम भारत में समान रूप से उसका महत्व मिला हुआ है, महत्व प्रदान किया है साहित्यकारों ने और जनता ने समान रूप से तवज्जो दी है। यदि हम आज की हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती अथवा दक्षिणी भाषाओं के साहित्य को देखें तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा, परंतु सार रूप में देखें तो प्रवृत्तियां प्राय एक सी ही पाई जाती हैं। उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उनमें सूक्ष्म अंतर है। विभिन्न प्रदेशों व प्रांतों की सांस्कृतिक विशेषताओं को देखें तो सभी इन साहित्यों में प्राप्त होती है, जो स्वाभाविक है। साहित्य के विविध रूपों में से किसी भाषा में किसी रूप की विशेषता भी मिलती है। उदाहरण के लिए आज के मराठी साहित्य में नाटकों की स्थिति अपेक्षाकृत साहित्य की अन्य विधाओं से अच्छी है। जहाँ तक प्रश्न है वैयक्तिकता का, तो उनके यहाँ वैयक्तिक निबंध भी अधिक लिखे जा रहे हैं। यह उनकी प्रासंगिक विशेषता है। हमारा भारतवर्ष विविधता में एकता की एक ज्वलंत मिसाल है, एक जीवंत मिसाल है। यहाँ अनेक जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के लोग रहते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ सब एक स्थान पर एक छत के नीचे रहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न के भीतर एक मूलभूत एकता है, जिसे हम भारतीय साहित्य की एकता कह सकते हैं। तो ये इस निबंध का
सरल अर्थ है या गद्यांश का सरल अर्थ है या भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में या गद्यावतरण में आचार्य वाजपेयी जी ने साहित्य की एकता के साथ साथ कौमी एकता का भी प्रतिपादन किया है कि साहित्य में एकता नहीं है, कौमी एकता, हर समाज में आपस में सामंजस्य है, उनमें एक यूनिटी है। तथा भारतीय साहित्य ने देश की संस्कृति की सारी विविधताओं के बावजूद एक है, ये गुण ग्रहण किए हैं। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली की दृष्टि से लेखक ने सरल, सहज, भावानुकूल, प्रभावपूर्ण प्रयोग किया है। आलोचनात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध, लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता इसलिए भी है कि आज संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति बहुत कुछ डावाडोल हो गई है। विघटन की शक्तियाँ इतनी बलवती हो गई हैं कि यह नहीं समझ पड़ता है कि नया विकास और नया संगठन किस प्रकार होगा। नई सभ्यता के इस संक्रांति काल में भारतवर्ष अपना संतुलन खो दे, यह उचित नहीं होगा। इसके विपरीत यह अधिक आवश्यक है कि वह अपने साहित्य, अपनी कला और अपने जीवन दर्शन द्वारा संसार को एक नया आलोक अथवा एक नवीन दिशा ज्ञान देने की चेष्टा करे। संसार के बड़े बड़े विचारक भी आज प्रकाश के लिए इधर उधर टो लगा रहे हैं। उनमें कुछ की ये भी धारणा है कि भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन दर्शन उन्हें नया मार्ग निर्देश दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में नई प्रगति को दौड़कर अपनाने की अपेक्षा अपने साहित्यिक वैभव की ओर दृष्टिपात करना अधिक अच्छा होगा। अब हम इस गद्यांश की या गद्यावतरण की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6 प्रसंग व्याख्याएं करेंगे या इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्य पंक्तियां या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित या लिखित निबंध भारतीय साहित्य की एकता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्य खंड में आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने भारतीय साहित्य की एकता को बनाए रखने वाले कारणों का विवेचन किया है कि इन कारणों से भारतीय साहित्य में एकता है, उसमें कॉम्बिनेशन है। साथ ही यह भी बताया है कि हमें भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने वाले तत्वों की आवश्यकता है। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है, चर्चा की है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का या गद्य पंक्तियों का भावार्थ या सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य वाजपेयी जी भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए ये कहते हैं कि वर्तमान समय बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, तीव्र गति से क्या है, दौड़ रहा है। भागम भाग के इस परिवेश में सब जगह नवीनता का वातावरण बना हुआ है। नवीन चीज़ों को लोग बाग ग्रहण करने को तत्पर हो रहे हैं, लेकिन नवीनता से विषमता भी पैदा हो गई है। यही कारण है कि संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति डावाडोल सी लगती है। आज हम जिस स्थिति में हैं वही स्थिति आगे चलकर हमारे लिए घातक भविष्य बना रही है।
भविष्य की इसी आशंका एवं डावाडोल कर देने वाली स्थिति के कारण ही भारतीय साहित्य की एकता की आवश्यकता दिन प्रतिदिन महसूस की जा रही है। वाजपेयी जी कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में आज निर्माणहीनता और निष्क्रियता के साथ साथ विनाशकारी शक्तियां भी अत्यंत सजग हैं। इंसान सृजन के नाम पर विध्वंस को निमंत्रण दे रहा है। जिसे हम नया विकास और नया संगठन कहते हैं, वही हमारे विनाश की भूमिका भी तैयार कर रहा प्रतीत होता है। नए के साथ में हम विनाश का रास्ता खोल रहे हैं। आचार्य वाजपेयी जी ने यह कहा है कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने साहित्य, कला एवं दर्शन के माध्यम से संसार भर को ज्ञान का नया आलोक दे सके, नया ज्ञान दे सके और संसारवासियों के लिए नवीन दिशा ज्ञान दें। अभिप्राय यह है कि भारतीय कला, साहित्य एवं दर्शन इतने सक्षम, परिपक्व और सृजनधर्मी है कि इनसे हम पूरे संसार को ज्ञान के आलोक से प्रकाशित कर सर्वदा नवीन दिशा दे सकते हैं, नई दृष्टि दे सकते हैं। आचार्य वाजपेयी जी का मानना है कि आज विश्व भर के प्रबुद्ध लोग एवं विचारक भारत की ओर ज्ञान के प्रकाश के लिए देख रहे हैं, हमारी ओर दृष्टि डाले हुए हैं। उन्हें यह आशा है कि भारत से ही हमें प्रकाश मिल सकता है। विदेशी विद्वानों में से अधिकांश लोगों की यह दृढ़ मान्यता है कि भारतीय साहित्य एवं जीवन दर्शन में एक शक्ति एवं सक्षमता है जो उन्हें नया मार्ग निर्देशन कर सकती है। और गद्यावतरण के अंतिम अंश में वाजपेयी जी कहते हैं कि आज हम प्रगति को अवश्य अपनाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रगति है, विकास है, उन्नति है, अच्छी चीज़ें उनको अपनाएं, लेकिन अतीत एवं पारंपरिक प्रगति को उसकी सांस्कृतिक विरासत के साथ अपनाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, हमें नवीन प्रगतिशील दृष्टि अपनाने के साथ साथ अपनी पारंपरिक चिंतन पद्धति भी विकसित करनी होगी। हमें भारतीय चिंतन पद्धति को विकसित करने के कर्तव्य को समझना होगा। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य वाजपेयी जी ने भारतीय साहित्य की एकता की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है तथा वाजपेयी जी ने भारत एवं विश्व के आदर्शों में स्थित अंतर को भी स्पष्ट किया है। और उसमें ये स्पष्ट किया है कि भारतीय आदर्श विश्व के आदर्शों से श्रेष्ठ और अच्छे हैं। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा परिष्कृत, परिमार्जित एवं प्रौढ़ है। शैली प्रभावात्मक एवं विवेचनात्मक है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध, लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। आज इतना ही, और अगले गद्यांशों की सैद्धांतिक व्याख्याएं अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।